मैं समझता हूं कि उन एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठा करके इन सारे घोटालों पर जानी चाहिए। जो कुछ है रक्षा मंत्रालय में चल रहा है वो अच्छा नहीं, इसको बंद करना चाहिए। In malpractice and corrupt practice, he will not spare anybody, I assure you. जहां तक लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह का सवाल है, हमारे कई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सरकार को कहा था 6 महीने पहले कि इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। I had denied these allegations then and I deny them now. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार और सेना प्रमुख के विवाद में आज कुछ और किरदार जुड़ गए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी, जनरल वीके सिंह के बाद बनने वाले चीफ लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह के उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जज सेक्युलर के नेता कुमारस्वामी, एचडी देवेगौड़ा, पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास। एक स्तर पर संकट सुलझता लग रहा था तो दूसरे स्तर पर उलझने लगा। शुरुआत जनरल वीके सिंह के उस बयान से हुई जो उन्होंने जम्मू से जारी किया। बयान नहीं, चुनौती एक तरह से। जनरल सिंह ने कहा कि जिसने भी प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी लीक की है उसने राष्ट्रद्रोह का काम किया है। इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए और मुझे बदनाम करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। तो क्या जनरल ने सच बोल दिया? तो क्या अब उंगली रक्षा मंत्री की तरफ उठेगी, रक्षा मंत्रालय की तरफ उठेगी कि लीक कहां से हुई? रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि खुफिया विभाग जांच करने लगा है कि किसका काम है ये। जाहिर है लीक का सवाल अब महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। रिश्वत की जांच सीबीआई और चिट्ठी लीक होने की जांच आईबी से। सेना के रिटायर्ड अफसरों की फौज जनरल के साथ खड़ी हो गई है। पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास ने कहा है कि इस तरह की चुनिंदा लीक रक्षा मंत्रालय की तरफ से होती रही है। इस खत को लीक करने से सिर्फ एक आदमी को फायदा हो रहा है, रक्षा मंत्री को, ताकि रिश्वत प्रकरण से ध्यान हट जाए। एडमिरल रामदास खुलकर जनरल के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा वीके सिंह को छोड़िए, कोई भी वर्दी वाला ऐसी हरकत करने की नहीं सोच सकता। लेकिन आज एक और बवाल सामने आ गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी की लिखी चिट्ठी। मई 2011 में उन्होंने लिखा था कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में खरीदारी में घोटाला हो रहा है। यह चिट्ठी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को लिखी गई थी। सेना प्रमुख ने इस चिट्ठी को अपने स्तर पर सीबीआई को भेज दी है। रक्षा मंत्री को मालूम भी नहीं है कि ऐसा फैसला हुआ है। इस पत्र में लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग पर आरोप लगाए गए हैं। लेफ्टिनेंट सुहाग जनरल वीके सिंह के बाद बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह के उत्तराधिकारी बताए जा रहे हैं। ध्यान रखिए। लेकिन रक्षा मंत्री ने आज बताया कि 22 मार्च को जनरल सिंह दलबीर सिंह को प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजते हैं, इसी 22 मार्च को, और उसके बाद उनके खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर देते हैं। कौन सच बोल रहा है अब यह पता लोकपाल से चल सकता था जो वजूद में ही नहीं है। तो क्या रक्षा मंत्री की इस बात पर यकीन करें कि दलबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहने के बाद भी सेना प्रमुख ने पहल नहीं की? रक्षा मंत्री ने क्या किया इस सवाल पर? यह जवाब भी अधूरा है। क्या एक लड़ाई सीबीआई में लड़ी जा रही है? इस लड़ाई में सुलह के रास्ते क्या हैं? क्या रक्षा मंत्री का यह बयान काफी है कि सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को सरकार का भरोसा हासिल है? उन्होंने सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहा कि जनरल वीके सिंह को सरकार का भरोसा हासिल है? जनरल के बारे में जनरल कमेंट, मगर रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि जनरल वीके सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। क्या सुलह की शुरुआत हो रही है? इस पचड़े में बेंगलौर से कुमारस्वामी साहब कूद गए। कह दिया कि जब उनके पिता एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे तो पिता पुत्र दोनों को दलालों ने रिश्वत की पेशगी की थी। बाद में देवेगौड़ा पलट गए, कुमारस्वामी शायद कायम है। उधर दिल्ली की अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने वीके सिंह के खिलाफ जो मानहानि की याचिका दायर की थी उसे स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ टाटा वेक्ट्रा ग्रुप के चेयरमैन रविंद्र ऋषि ने जनरल वीके सिंह पर आरोप लगाया है कि वे दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी कंपनी की तरफ से रिश्वत की पेशगी नहीं हुई है और लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह उनकी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिए कि जनरल वीके सिंह ने अपने इंटरव्यू में तेजिंदर सिंह और टाटा का नाम नहीं लिया था। रक्षा मंत्री ने कहा था कि जनरल वीके सिंह ने तेजिंदर सिंह का नाम लिया था। देश की सुरक्षा का सवाल अब कई सवालों में घुसा दिया गया है। हम उन सवालों से निकलते हुए मुख्य सवाल पर पहुंचने की नाकाम कोशिश करेंगे आज प्राइम टाइम में। और हमारे साथ खास मेहमान हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आप देख रहे हैं अध्यक्ष जनता पार्टी, विनय कुमार पांडे, सांसद भारतीय कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
पीएन खून साहब हैं, आप चंडीगढ़ से हैं। भरत वर्मा, एडिटर इंडियन डिफेंस रिव्यू। कर्नल RSN सिंह, पूर्व सैनिक सेना अधिकारी। और गौतम लाहिड़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं, प्रतिदिन बंगाली। और तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की राजनीति को इस बीच में घुसाने में और घुसने पर समझाने में हम ये जानना चाहते हैं कि लीक का सवाल काफी महत्वपूर्ण बना दिया गया है। स्वामी जी, जिस तरह से आज जनरल ने भी जवाब दिया कि हमारे दफ्तर से नहीं किया गया। कल तक ये धारणा इस तरह से फैलाई जा रही थी कि चूंकि पब्लिक में जनरल VK सिंह आ रहे हैं तो उन्हीं के दफ्तर की तरफ से ये कारगुजारी हुई होगी और राष्ट्रीय हितों से समझौता हुआ होगा। क्या उनका जो ये बयान है, जो एक सख्त बयान है कि उनके तरफ से ये लीक नहीं हुआ है, काफी है? इससे वो उबर कर बेदाग निकल कर आते हैं, या IB की जांच अब होगी जो सेना प्रमुख के दफ्तर और उन पर भी हाथ डालेगी? IB का तो ऑर्डर हो गया है, पर तो मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि VK सिंह, जनरल VK सिंह इसमें बिल्कुल दोषी नहीं है और ये ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हुई है और हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से ही हुई है। और ये इस भूमिका में देखनी चाहिए और ये संदर्भ में देखनी चाहिए कि शुरू से VK सिंह, जनरल VK सिंह को बदनाम करने के लिए कई साजिश हो गए हैं और इसको एक साजिश ही मानना चाहिए। और मैं समझता हूं जो मुद्दे उठाए हैं जनरल VK सिंह ने, उस पर चर्चा ना हो। अब लीक किसने किया नहीं किया, इस पर चर्चा बनाने की प्रयास की जा रही है। पर सिंह साहब, क्या ये अच्छा है कि एक तरफ से एक मामला जनरल सिंह की तरफ से CBI को भेजा गया है, दूसरी तरफ से जो उन पर जो उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसकी जांच का मामला रक्षा मंत्रालय की तरफ से CBI को भेजा गया है, लीक का मामला IB जांच कर रही है। मतलब कई तरह की जांच एजेंसियां इस पूरे विवाद में जुट गई हैं, लग गई हैं इसमें। तो कुल मिलाकर ये न समझा जाए कि सेना प्रमुख का जो दफ्तर है, जो मुख्यालय है, वो भी एक तरह से कटघरे में है। अब उस पर IB छापा मारेगी, CBI वाले सवाल जवाब करेंगे वहां। देखिए, ये बिल्कुल ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, मेरे सवाल में भी कोई मिस नहीं, ये आपके सवाल में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन तथ्य मैं अभी आप साफ कर देता हूं। क्लियर कीजिए। तथ्य ये है कि कार्रवाई का कोई उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया है ये जनरल दलबीर सिंह के खिलाफ, आर्मी चीफ ने। क्योंकि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है वो आर्मी चीफ का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नीचे आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए एंटनी को ये बात उन्होंने बताई है, एंटनी ने ये चीज स्वीकारा है। तो उनका भी उसमें कोई रोल नहीं था। तो किसको कार्रवाई करनी चाहिए? अब बात सुनिए। एक MP ने एक चिट्ठी लिखी। ठीक, वो MP के चिट्ठी को लेके उन्होंने उसको CBI को उन्होंने दे दिया है कि भाई मेरे पास एक ऐसी चिट्ठी आई है, देखिए इसका क्या करना है। उन्होंने कहीं नहीं ये कहा है कि ये इसकी जांच करो या ये करो। और जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, वो आर्मी का उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से कुछ लेना देना नहीं है। सिंह साहब, ये चिट्ठी तो वो प्रधानमंत्री और RM को लिख सकते थे, रक्षा मंत्री को लिख सकते थे, CBI को क्यों नहीं? क्या उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा फिर? नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। ये चिट्ठी की मुझे आपकी ये बात समझ में आ गई कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है वो रक्षा सेना प्रमुख के तहत नहीं है, उसके मातहत नहीं है। लेकिन जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो तो रक्षा सेना के हैं, है ना, सेना के हैं। तो उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की अगर चिट्ठी या क्या करना है, देखिए लिखित चिट्ठी जो अभी तक रक्षा मंत्री के हिसाब से सेना प्रमुख कहीं नहीं देते हैं। एक जगह तो वो लिखित चिट्ठी देते हुए पाए जाते हैं, कम से कम इस पूरे विवाद में जितनी बातें आई हैं, कि CBI को कि आप देखिए क्या कर रहे हैं। तो क्या ये चिट्ठी उनको सीधे CBI को लिखनी चाहिए? आज एंटनी साहब ने खुद स्वीकारा है, इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने उनको इंफॉर्मेशन दे दी थी इस चीज के बारे में, कि दलबीर सिंह के बारे में। क्योंकि ये इनके कॉम्पिटेंस से बाहर का मामला था और इनके ज्यूरिसडिक्शन का मामला था। तो वो एक ऐसे एजेंसी को दिए जो इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करती है। वो चाहे उसको ड्रॉप कूड़े के डस्टबिन में उसको फेंक दे या उसको इसको इतनी बड़ी बात क्यों नहीं? इसमें एक बात और है कि आज रक्षा मंत्री ने पत्रकारों से कहा है कि दलबीर सिंह को ही प्रमोट करने का प्रस्ताव, सेना मुख्यालय से आर्मी कमांडर बनाने का प्रस्ताव, अब सूत्रों के हवाले से या जैसे वो बोल रहे थे, जहां बोल रहे थे,
आया है 22 मार्च को, और उसके बाद यही सेना प्रमुख फिर सीबीआई को वो चिट्ठी भी भेज देते हैं जो मई 2011 में आई है। एंटनी साहब ने खुद कहा है कि मेरे पास कोई एनोनिमस लेटर भी आता है तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूं। उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात कही है। तो दलबीर सिंह का प्रमोशन और उनके खिलाफ साजिश ठीक है या उनके खिलाफ शिकायत, ये दो अलग आ रहा हूं मैं सारे मेहमानों के पास। तो स्वामी जी इसमें गड़बड़ नहीं लग रहा है, दोनों तरफ से कुछ उलझता हुआ नहीं। पहले देखिए, पहले प्रोटोकॉल तभी होगी जब कोई मिलिट्री के अंदर किसी के बारे कोई जांच करनी है तो उसमें प्रोटोकॉल आ सकती है। ये एक एमपी लिखते हैं और इस एमपी की चिट्ठी को क्या करना है, उस पे एमपी की चिट्ठी को एक ही उनके लिए एक उपाय है कि वो सीबीआई को दे दें कि आप जो करना करिए। यानी इस पर कार्रवाई नहीं करते तो लोग कहते हैं कि एमपी की चिट्ठी आई थी कुछ नहीं किया। वैसे मेरे जो जानकारी है 11 चिट्ठियां हैं एमपी से इस सारे घोटाले के बारे जो भ्रष्टाचार हो रही है डिफेंस मिनिस्ट्री में। 11 चिट्ठियों के मेरे पास जानकारी है। अलग अलग दलों के सांसदों। हाँ, एक बीजेडी के एमपी का कल ही मुझे मिला था। बीजेडी एमपी ने एक लिखा है इन्हीं बातों में जिस बातों में जनरल वीके सिंह ने प्रधानमंत्री को जो सांसद भी उठा रहे हैं, तो कार्रवाई एक तरह से नहीं हो रही है। गौतम दादा, हम ये समझना चाहते हैं कि तृणमूल अक्सर आम आदमी की राजनीति करती है। ये मसला तो उसके लिए एक राजनीतिक रूप से काफी मुफीद मसला था, पर ये चिट्ठी लिखकर आप लोग भी मतलब आप नहीं मतलब जो आप चूंकि बंगाल की राजनीति को कवर करते हैं और काफी बीच से जानते हैं, और ये स्वाभाविक है कि हम लोगों में से कई लोग आप लोग हो ही जाते हैं। खैर, अब मैं आपके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। गौतम दा, हम ये जानना चाहते हैं कि तृणमूल ने भी इसको कोई मुकम्मल मुद्दा नहीं बनाया। अब चूंकि ये सारा विवाद सामने आया है, इसलिए अंबिका बनर्जी भी खुलकर इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात तो जाहिर है, जो अंबिका बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखा है वो 1 साल पहले का चिट्ठी है। जो अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि उनके पास चिट्ठी आई, उन्होंने कार्रवाई कर दी, लेकिन वो तो कार्रवाई किया बहुत दिनों के बाद। यही तो वो सांसदों का भी सवाल है कि हम इतना दिन के बाद अचानक मेरा चिट्ठी भी लीक हो गया। तो ये तो मसला लीक का तो जरूर बनता ही है, क्योंकि लीक कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। सारे एमपी तो बहुत सारे मुद्दे लेके चिट्ठी लिखी, जैसे अभी उन्होंने बताया 11 सांसदों ने चिट्ठी लिखा है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो चिट्ठी सारे मीडिया में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रक्षा का मामला है, बहुत देश का सिक्योरिटी का मसला है। अब तृणमूल का मुद्दा इसके साथ कोई जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स है नहीं, क्योंकि वो सांसद के पास बहुत सारे तथ्य आते हैं, वो जनता के लिए भी लिखते हैं, कभी कभी देश के सिक्योरिटी के लिए जो लिखा वो भी लिखे है। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने खुद तो चिट्ठी लीक नहीं किया। उन्होंने आज 1 साल तक किसी को नहीं बताया, आज पहली बार पता चल रहा है। मुझे जानकारी है कि ममता बनर्जी को भी शायद आज ही पता चला कि अंबिका बनर्जी साहब ने ऐसे एक चिट्ठी लिखा है। ये बहुत सारे वो शांत एमपी है, बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने जो चिट्ठी लिखा, हो सकता है कि अहम मुद्दा इसके ऊपर जांच तो होना चाहिए, अलग बात है। लेकिन इसके साथ तृणमूल का पॉलिटिक्स का कोई संपर्क, कोई सवाल नहीं है, कोई पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। जैसे लगा था कि जनता दल सेक्युलर वाले कुछ ज्यादा इसमें लगा कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी है राष्ट्रभक्त बनने का, लेकिन देवगौड़ा साहब ही पलट गए अपने पुत्र के बयान से, भरत वर्मा साहब फिर भी। लेकिन ये बात तो है कि एक पहली चिट्ठी आर्मी चीफ की लिखी हुई, और जिस तरह से गौतम दा कह रहे हैं कि ये वाली भी चिट्ठी, अंबिका बनर्जी की चिट्ठी भी एक तरह से जो सीबीआई को चिट्ठी उन्होंने लिखी, एक तरह से लीक हो रही है। कोई तो है ना। और हम शक सिर्फ रक्षा मंत्रालय या फिर सेना प्रमुख के दफ्तर पर ही क्यों कर रहे हैं? एक तीसरा दफ्तर भी तो है इस देश में, प्रधानमंत्री कार्यालय। लीक के इतिहास में देखते हैं। हाँ, आर्मी से आज तक कोई, क्योंकि उनके सिस्टम्स इतने टाइट हैं, कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, और आप इतिहास में चेक कर लीजिए, आज तक कोई डॉक्यूमेंट लीक नहीं हुआ है, आज तक। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ इंडियन आर्मी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एयरफोर्स और नेवी। उनके सिस्टम्स इतने करेक्ट हैं, इतने टाइट हैं कि आज तक कोई डॉक्यूमेंट वहां से लीक नहीं हुआ है। इतिहास इसका गवाह है इस देश में। लेकिन पीएमओ से, कोल मिनिस्ट्री से, रक्षा मंत्रालय से, रक्षा मंत्री से दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स की सीपेज हुई है, लीकेज हुई है। ये भी इतिहास गवाह है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एंड आई एम सिटिंग विद अ वेरी फेमस लॉयर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस शोज कि ये रक्षा मंत्रालय से लीक हुआ है, जो बड़ी चिट्ठी है। दूसरी चीज, जो सेना प्रमुख
की जो बात करी जा रही है कि उन्होंने सीबीआई को चिट्ठी क्यों लिखी, पहली चीज यह है कि जो टीएमसी ने चिट्ठी लिखी थी तो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शायद ये नहीं पता था कि ये ऑफिसर डेप्यूटेशन में एसएफएफ के साथ है, जो रॉ के साथ काम करती है और रॉ की जिम्मेवारी है, और उनको सीधे प्राइम मिनिस्टर को ये चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें एमओडी का, रक्षा मंत्री का, सेना हेडक्वार्टर्स का कोई लेन देन नहीं था। लेकिन टीएमसी ने शायद अनजाने में, क्योंकि जो ऑफिसर था उसकी एक रैंक थी और वो सर्विंग ऑफिसर था इंडियन आर्मी का जो डेप्यूटेशन पर था, तो उन्होंने एमओडी को भी कॉपी करी और चीफ को भी कॉपी करी। इसमें चीफ का भी कोई रोल नहीं था। और जो एंटनी कह रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको प्रमोट करने की बात सेना हेडक्वार्टर ने करी, सेना हेडक्वार्टर में जो एसएफएफ में हुआ है वो रिकॉर्ड सेना हेडक्वार्टर में नहीं है, ना रॉ ने उसमें कोई अंकुश लगा के उनको हेडक्वार्टर में दिया है। सेना हेडक्वार्टर ने सिर्फ सेना हेडक्वार्टर के उनके प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स को देख के प्रमोशन का उनको, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है दलबीर सिंह के, तो उसको प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया, तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब सीबीआई ने आर्मी की ये बात, उनकी जांच हैंडओवर करी गई, तो उन्होंने कहा कि जब सीबीआई का आ रही तो जब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि उन्होंने सीबीआई को, सफाई से आप बचाव कर रहे हैं, मतलब सेना प्रमुख भी इन सब बातों को जान रहे हैं। सफाई से बचाव नहीं कर रहा हूं, जान रहे हैं कि उनके इख्तियार में जब नहीं है तो फिर वो चिट्ठी लिख रहे हैं। उसके पहले उनके प्रमोशन की सीबीआई को दे 1 साल पुरानी चिट्ठी, जब उनके प्रमोशन के प्रस्ताव को दैट मैन इज फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। नहीं, मैं अगर गलत पूछ रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए। रवीश, व्हाटएवर ही हैज इन हिज कबर्ड अगेंस्ट करप्शन, ही इज ट्राइंग टू नाउ पुश इट बिफोर ही लीव्स। समय कम भी है उनके पास, दैट आई एक्सेप्ट, दैट आई एक्सेप्ट, एंड व्हाई नॉट। अगर कड़वा सच देश के सामने आ रहा है तो लेट इट कम। कौन सा, मैं आ रहा हूं आपके पास। रवीश जी, अभी हमारे पूर्ववक्ता कह रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और उससे सारे लोग सहमत होंगे कि हमारे 1 साल तक चिट्ठी आपके रक्षा मंत्री के पास पड़ी रहती है, सरकार के पास पड़ी रहती है। हमारी तो भला हो इस लीग का। मैं आ रहा हूं, बात आइए स्टार्ट होने दीजिए। हमारा जो रक्षा तंत्र है वो बहुत ही कड़ाई के साथ है, इस चीज से हर कोई सहमत है। रक्षा तंत्र में रक्षा मंत्रालय भी नहीं, मैं सेना की बात कर रहा हूं। हाँ, ठीक है। और संवैधानिक पदों पर पहले भी रहा हूं, आज भी हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक भारतीय हूं और भारत के संवैधानिक पदों पर रहते हुए संविधान और नहीं, ये ललित निबंध वाली बात यहाँ छोड़ दीजिए कि देश के हित में हम सबको समस्याओं को छोड़ के एकजुट हो जाना चाहिए, ये रहने दीजिए। मतलब मैं समझ रहा हूँ, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये या तो आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इसको, है ना, या तो आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या इसका तो जवाब दीजिए कि एक इतना ईमानदार रक्षा मंत्री, जवाब पे ही आ रहा हूं, सेंट एंटनी कहे जाते हैं, उनके रहते ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं जवाब पे ही आ रहा हूं आपके, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय की तरफ उंगली उठाया नहीं जा सकता, सेना की तरफ। ये बात बिल्कुल सही है। रक्षा मंत्रालय सरकार को अलग कर दीजिए, लेकिन जहां तक यही साबित होगा कि पत्रकार जासूसों के साथ मिले हुए। मेरी बात सुन लीजिए, सेना की बात अलग है और सेना का हर भारतीय सम्मान करता है और सीधे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में उसको देखता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी आज हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बातें राजनीति में और एडमिरल भागवत को बर्खास्त किया गया इस देश में, मैं बता रहा हूं आपसे, राजनीतिज्ञों के द्वारा और जो नैतिकता का पतन हुआ है उसमें ये बातें तो आती रही हैं। कई सवाल उठते रहे सरकारों के नहीं, आप मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। आप ही कह रहे हो कि रक्षा मंत्री एंटनी के ऊपर की ईमानदारी पे कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने पहल तो नहीं की ना। 1 साल तक चिट्ठी सांसदों की अगर पड़ी हुई है, वो पहल नहीं कर रहे हैं, वो खुद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए रवीश जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सेना से संबंधित ये मामला ऐसा आ गया है कि आज पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है, भारत की सेना की। पूरे विश्व को देखना चाहिए, और क्यों नहीं देखना? नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसी ही थी हाँ, तो अभी हमारे बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, माननीय स्वामी जी बैठे, हम लेख लिखकर महान थोड़ी बन जाएंगे, हम तो काम करके महान मान जाएंगे। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है भारत के इतिहास में कि कोई सेना प्रमुख अदालत गया हो या सेना प्रमुख बहुत ही वो थे, तो 1 साल तक वो चिट्ठी क्यों नहीं पहले उसके पहले मैं कह रहा हूं कि नौसेना के प्रमुख एडमिरल भागवत को बर्खास्त कर दिया गया। क्या हो गया इस इतिहास में, है ना?
उन्होंने अगर कुछ किया है तो बर्खास्त किए गए हैं, तो क्यों नहीं? अगर वो वीके सिंह को लगता है कि ये बातें उनका जायज हक है तो वो क्यों ना जाए? नहीं, बिल्कुल। अगर इस सवाल को मैं पलट के आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार ने उनको जाने क्यों दिया? फिर नहीं, ये तो देखिए सरकार ऐसे हालात क्यों पैदा किए गए जहां एक सेना प्रमुख को अदालत जाने की स्थिति आती है? अगर इतना ही ख्याल था तो आप नहीं जाने देते। हाँ। बिल्कुल। आप जब एलायंस की गवर्नमेंट होती है तो कहीं ना कहीं कंपल्सन होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। कॉन्फ्रेंस में कुछ 2-3 बड़ी अहम बातें एंटनी साहब ने बताई हैं। एक, उन्होंने कहा है कि ये जो लीक्स हैं ये एंटी नेशनल है। ये एक्ट है, यकीनन ये एंटी नेशनल एक्ट है। और जो एज का मुद्दा जो उन पर इन्फ्लिक्ट किया गया है वो भी एक एंटी नेशनल एक्ट है। ये आप कह रहे हैं? जी, ये बिल्कुल ये एंटी नेशनल एक्ट है। उस एंटी नेशनल एक्ट में 2-3 आर्मी चीफ, एंटी नेशनल, बड़ी कड़े शब्द बोल रहा हूं, 2-3 एंटी नेशनल आर्मी चीफ शामिल थे। एक्स आर्मी चीफ जी, वो भी एंटी नेशनल एक्ट है। उसका आप क्यों नहीं इंक्वायरी कर? खुलासा मत कर दीजिए कि मैं ही जेल चला जाऊं। नहीं, मेरे को पूरी बात आप नहीं, सही है, आप पूरी बात। हाँ। सुनिए, आज कोई भी सेना में अगर ये कह दे कि आज ऐसा ही केस अगर दोबारा उनके पास आता है और यही निर्णय देंगे तो मैं चैलेंज करता हूं उस आदमी को। ये इतना बड़ा, ये आर्म्स लॉबी ने इतना बड़ा ये आर्मी चीफ से एंटी नेशनल एक्ट करवाया, आप उसकी भी इंक्वायरी करो। आप, वो भी एंटी नेशनल एक्ट था जब जिसने किसी ने करवाया था। सर, हमारे जनरल इतने कमजोर कब हो गए कि हथियारों के दलाल आपस में एक दूसरे को लड़ा? ये हुआ है, तभी तो ये हो रहा है, ये तभी तो। और सुनिए, अगर आप कल तो आपने सभी ने कुछ, ये हमारे सांसदों ने कहा इनको सैक करो, सैक करो। मैं आज पूछता हूं कि मान लीजिए अगर ये साबित हो जाता है कि ये वीके सिंह से नहीं, ये मंत्रालय या किसी जगह से ये बात लीक हुई है, तो क्या ये सांसद सरकार की बर्खास्त की मांगेंगे? क्या ब्यूरोक्रेट्स का सैकिंग मांगेंगे? ब्यूरोक्रेट्स का सैकिंग मांगेंगे? क्या मनमोहन सिंह, इस आदमी की आत्मा मर चुकी है, मैं बता रहा हूं। नहीं, अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। ये क्या देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं भी कभी बहुत आलोचना करता हूं उनकी, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं कि 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, वो ठीक बात है, आत्मा तो धीरे धीरे, वो एक नैतिकता का सवाल है। लेकिन इनका जो सवाल आप जवाब दीजिए, मैं हुन साहब, अगर ये साबित हो जाता है कि रक्षा मंत्रालय के किसी अधिकारी की तरफ से हुआ तो क्या आप उन्हें सैक करने की बात करेंगे? रक्षा मंत्री ने कहा है वैसे कि हम रूट कॉज तक पहुंचेंगे, जड़ तक पहुंचेंगे और सजा देंगे। देखिए, निश्चित तौर पे मुझे तो लगता है कि इसमें पत्रकार ही पकड़ा जाएगा, बाकी और कोई नहीं। हाँ, निश्चित तौर पे रवि जी, ये एक राष्ट्रद्रोह का मामला है। और जो भी है उसको राष्ट्रद्रोह के तहत निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। खून साहब, आप बहुत देर तक आपको नहीं बोलने दिया, माफी चाहता हूं। चूंकि ये लीक प्रसंग को मैं थोड़ा सा निपटा लेना चाहता हूं, फिर वो भी मैं जानना चाहता हूं कि जो तैयारियां नहीं हो रही हैं वो किस राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र प्रेम की परिभाषा के तहत आता है कि 8 साल या 10 साल 1999 में जनरल वीपी मलिक ने जो सवाल उठाए थे वो 2012 में एक और जनरल को उठाने पड़ते हैं और पूरा परिदृश्य बदल जाता है। उन साहब, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा जो लीक पर यहां पर जो सफाई दी जा रही है, क्या, और दूसरा जो बात सिंह साहब कह रहे हैं कि इतने सारे दलाल एक्टिव हो गए हैं, इतने सारे दलाल एक्टिव हो गए हैं कि वो जनरलों को आपस में लड़ा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है वो एक बहुत बड़ा ओहदा है और बड़े मुश्किल से उसको चूज किया जाता है और सबसे अच्छा आदमी लगाते हैं। इस हालत में क्या हुआ है, हम भी फौज में थे 40 साल, सब कुछ देखा है, पर आज तक मैंने ये नहीं सुना था 40 इयर्स में कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऐसी चिट्ठी लिखे। अच्छा, समझो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिख भी दी, अब इसका टाइमिंग क्या था, कब लिखी? बड़ी अजीब बात है, या आज तक नहीं सुना था, या मैं कहता हूं, सवाल इंपॉर्टेंट है या आज तक नहीं सुना था ये इंपॉर्टेंट है। कोई एमपी आर्मी चीफ को क्यों नहीं चिट्ठी लिख सकता है? आज तक नहीं लिखा तो गलती की। अगर वो स्टैंडिंग कमेटी, रक्षा मंत्रालय का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है, इतने सारे सांसद होते हैं तो उसको लिखना चाहिए था चिट्ठी। अगर कैंटीन से इतनी शिकायतें आती हैं, अगर जब भी सवाल करो 2 SMS कर देते हैं कि आप ये कैंटीन में घोटाले का सवाल पूछिए, तो किसी सांसद को अगर मालूम है तो आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखनी चाहिए।
क्यों रक्षा मंत्री को क्यों नहीं लिखनी? हो सकता है। अच्छा चलो, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिख भी दिया तो उन्होंने इसको टाइमिंग क्या बताया? क्यों खुद क्यों नहीं गए? तो अगर मुझे पर अब मैं चीफ होता, अगर कोई चिट्ठी आती तो चीफ का हक है कि जाके रक्षा मंत्री से बात करे, उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री को कभी भी मिल सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो लिखने का क्या मौका आ गया? ये तो नहीं, मिलने का बात छोड़िए, जो चिट्ठी लिखी गई थी उसी पर कुछ नहीं हुआ। साल के बाद इन्होंने किया। जी गौतम साहब ये जानना चाहते हैं, इससे पहले कि हम दूसरे बात ही नहीं हुई। जी हुन साहब, बात ही नहीं हुई ना, आप बोल लीजिए, आप पूरी बात हो गई। बात ही नहीं ना हुई। कहिए सर। हाँ, जब बात ही नहीं हुई फिर टाइमिंग है। अब हर एक आदमी एक को एक्यूज करता है। एक्यूज क्यों हुआ? क्योंकि ये चिट्ठी जबकि आई पब्लिक के, सिविल के हाथ में, वो क्यों लीक हुई? मैं कहता हूं कि जो भी बात होती है वो एक रक्षा मंत्रालय में और आर्मी हेडक्वार्टर, चीफ, डीजीएमओ ये आपस में बैठ के कर देते हैं स्ट्रेटेजिक। ये हम आज क्यों इस तरीके से आपस में अक्यूज करके, और ये हमने सब ये ले आया है? ये तो एक इंक्वायरी बताएगी कि किसने लीक करी। आप गूगल ही सर्च करें सर, हजारों ऐसे इंटरव्यू सेना के बड़े अफसरों के पद पर रहते हुए ही मिलेंगे कि हमारे पास जरूरत के मुताबिक संसाधन नहीं है। गौतम साहब, मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर पत्रकार को ये काम कर रहा है तो क्या वो सचमुच देशद्रोह का काम किया है किसी पत्रकार ने ये खबर छापकर? नहीं, पत्रकार के पास जो खबर आते हैं उसमें मुझे इजाजत दीजिए तो मैं गौतम लाहिड़ी से पूछ रहा हूँ। एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ, वो जो अभी जो बोल रहे थे हुन साहब, देखिए संसद क्यों पत्र लिखे? पत्र लिखना तो उनका काम ही होता ही है। पत्र तो लीक नहीं होता था। ये तो अभी सुना आपका चैनल में कि 11 सांसदों ने लिखा है, और बहुत सारी संसद ने लिखा है। गौतम साहब, मैं कह रहा हूं कि किसी भी सोर्सेस, सूत्रों की खबर को अगर आप लीक बताकर उसे किसी राष्ट्रद्रोह के परिभाषा में ला देंगे तो ये तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड आगे के लिए भी। ना, खतरनाक कुछ चीज ऐसे भी होते हैं। मैं तो मानता हूं पत्रकार होने के कारण कि कुछ ऐसे चीज पत्रकार के पास इंफॉर्मेशन आते हैं जो सब, ये जरूरी नहीं होता है कि सब चीज छपने का। तो इसलिए इस मामले जो छपा है ये कितना देशद्रोह, देखिए सारे विदेशों का अखबार में भी छपा है कि भारत का रक्षा स्थिति क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं है। ये तो सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी छप चुके हैं वही चिट्ठी के आधार पर। तो इसलिए ये तो देश के सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली हम कुछ ज्यादा ही मतलब छुई मुई की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जो जानकारियां हमें मालूम है कि पाकिस्तान की क्या, सेना की क्या स्थिति, हमें मतलब एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पता ही होता है। जनता को भी आए दिन ये इंडिया टुडे से लेकर आउटलुक तक के विशेषांक निकलते रहते हैं, ग्राफिक्स बना होता है। पाकिस्तान के पास 325 टैंक, इंडिया के पास 110 टैंक। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है या जो सवाल उठाया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन का, वो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं? मैं तो यही समझता हूं कि मॉडर्नाइजेशन की सवाल अहम सवाल है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो हमारे जीडीपी का 4% हिस्सा डिफेंस में जाता था। राइट। आज वो 2% से कम हो गया। कोई ये नहीं कह सकता कि खतरा हमारे लिए कम हुआ है। तो ये जो उन्होंने लिखा है कि हमारी तैयारी जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं है, उसको तो हमें मानना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर और थोड़ा गौर करनी चाहिए, हमारी डिफेंस बजट बढ़ानी चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये जो आर्म्स लॉबी हैं उनके रहनुमा हैं या संरक्षक लोग हैं, वो बड़े पद में बैठे हैं, इसीलिए कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तेजिंदर सिंह के सवाल पर हमारे 2 गुप्तचर विभाग ने सरकार को लिखा था कि इस पर इसकी जो भूमिका है इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन होम मिनिस्टर ने होने नहीं दिया इसको। और आईबी की इंक्वायरी वहां भी मांगी गई थी। यानी जो गुप्तचर विभाग थे वो अनेक हैं हमारे देश में, उनमें से ठीक है दो गुप्तचर विभाग ने ये इंक्वायरी मांगी थी, इन्होंने होने नहीं दिया। क्योंकि तेजिंदर सिंह जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल कुछ भी हो, कितना भी वो डेफेमेशन केस करें, पता नहीं वो आखिर तक उसको ले जाएंगे कि नहीं। उनका भूमिका पर जांच होगी तो निश्चित तौर पर उनके रहनुमा या संरक्षक लोग पता लगेंगे, वही है उनका बल।
तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि ये आज जो हंगामा खड़ी हो गई है वो इनके कारनामा से हुई है। ठीक है। और उसमें जनरल सिंह के वीके सिंह के बारे आम राय है कि ये बहुत ईमानदार है। अब वो चुपचाप सेना छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें मैं समझता हूं कि सारे जवान हमारे आर्मी में उनसे खुश हैं, कहते हैं कि ये कम से कम लड़ रहा है, निकला जो जाते जाते ही सही हथियार तो उठाया कम से कम, लेकिन बगावत नहीं है एक तरह। मेरा एक और बगावत नहीं है, जो आप सैनिकों का एक अनुशासन होता है कि जो रिटायर्ड भी होते हैं वो अपने जनरल का बड़ा सम्मान करते हैं। तेजिंदर सिंह उन पर मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। जो टाटा कंपनी है उनके भी प्रमुख ने कहा कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे, वो किसी और कंपनी को प्रमोट कर रहे थे। छीछा लेदर तो हो रही है ना इस पूरी प्रक्रिया में। कल मैंने यही बात कही कि आर्म्स प्रोक्योरमेंट में जो ये करप्शन का जो ये मुद्दा मैं कुछ आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। कई सालों से ये चल रहा है ये। लेकिन ये जो जब से ये हो गया कि भाई ये $100 बिलियन का जब अब बिग टिकट आइटम्स आने वाले हैं, तो ये जो जितने आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स और आर्म्स डीलर्स हैं, ये पूरा जेस्टेशन पीरियड वो देखते हैं। ओके। और वो ये तय करते हैं कि कौन सा चीफ हमारे लिए प्लायबल होगा, कौन सा सप्लायबल होगा। सर आप डरा रहे हैं, ये भी एक एंटी नेशनल बात हो सकती है। जी जी नहीं सुनिए, सरकार ये कह दे कि ये बात बताना कि हमारे सेना प्रमुख अब दलाल आर्म्स डीलर तय करने लगे हैं, तो ये तो लीक करने से ज्यादा खतरनाक बात। प्रयास तो कर रहे हैं। हाँ देखिए वो अब उसको जो भी ठीक है, नहीं आप अपनी बात कहिए। मैंने कल भी किया था। आप ये आज इतना खतरनाक मोड़ आ गया है कि अब ये आर्म्स डीलर्स तय कर रहे हैं कि भाई चीफ कौन होगा, टेन्योर कौन होगा, और कुछ नहीं तो उसको डेट ऑफ बर्थ की उसमें उस पे उसको फंसाया जाए, और कुछ नहीं तो उसको दबाव बजा के रिजाइन करवा दो। क्या सरकार पर लॉबिस्ट कायम है जो जिस तरह से उम्र विवाद पर गया है? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं। देखिए रवीश जी, हाँ, हम लोगों के पास, मैं भी बॉर्डर के से आता हूं, इंटरनेशनल बॉर्डर से, और हम लोगों को जो जानकारी मिलती है जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग उसको समय समय पे सरकार को अवगत कराते रहते हैं, पत्रों के माध्यम से या मिलकर के। जहां तक बात आर्मी चीफ और लीग की है, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये बातें विगत में भी कांग्रेस की सरकारों पर ये आरोप लगते रहे। जब भी कांग्रेस की, चाहे वो बोफोर्स का कांड हो या अन्य, नहीं, ये एनडीए की सरकारों पर खूब आरोप लगे हैं। मैं आ रहा हूं। और उसके बाद गैर कांग्रेस सरकारें भी आई, तो उनका क्या हुआ, उनका हश्र क्या हुआ, क्या हुई उनकी जांच में? अब जांच पे उंगली उठा रहे हैं। बड़ा अजीब है कि ये तो पूरा गांव की लड़ाई हो गई कि चाचा ने ये कहा था, फूफा ने ये कहा था, बात कहीं और गुम हो गई। चाचा फूफा की पंचायती मत यहाँ नहीं होना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य सवाल जो उठाया गया कि आज सेना की बात और यहाँ पे हो रही है। हाँ, क्यों नहीं होगी? हम सेना की बात यहाँ क्यों नहीं कर सकते? सेना प्रमुख को अगर सेना में विशेषाधिकार भी प्राप्त है। हाँ, और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर उनको पत्र मिला था एक साल तक, लगभग 1 वर्षों तक, वो क्या करते रहे उस पत्र का? खुद कार्रवाई क्यों नहीं की? उनको जो अधिकार आप सेना प्रमुख से तो पूछ रहे हैं कि खुद कार्रवाई क्यों नहीं की। जब मैं ये पूछ रहा हूं कि रक्षा मंत्री ने क्यों नहीं की, तो आप नहीं कह रहे कि हम सेना पर चर्चा नहीं करना चाहिए। ये जो भाव है, ये जो बगावत है, या जो ए.के. एंटनी ने कहा है कि कोई सुलह का रास्ता यहां से निकलता है छवि को बचाने के लिए, या सिंह साहब जो कायम है कि जिस तरह से डीलर जो हैं वो इस जेस्टेशन पीरियड में कुछ डील करने के लिए आर्मी चीफ का पोस्ट भी डील कर देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक सवाल है, क्योंकि उनकी नियुक्ति की एक बड़ी भयंकर प्रक्रिया हमारे देश में सेना प्रमुख बनने का अगर पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ये कोशिश इनकी हमेशा रही है। अब ये देख लीजिए वीके सिंह का केस और क्या है, देखेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के बाद इसे भी देख लेते हैं, ठीक से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वामी जी, शुरुआत तो किसी और सवाल से करना चाह रहा था, क्योंकि ब्रेक में आप एक अच्छी बात बता रहे थे। हमारे एक दर्शक ने ट्वीट किया कि हमारे लीक जो है वो विकी लीक से ज्यादा बेहतर है। हाँ, पता नहीं ये वीके लीक है या कहां से लीक हो रहा है, ये तो, या वीकली लीक भी हो सकता है हमारे यहाँ। पर ये सवाल जो है कि अमेरिका में आप बता रहे थे कि ये पेंटागन रिपोर्ट है, वहां लीक हुई थी, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, ये एक जरा बता दे तो हमारे दर्शकों को जरा सा ये पता चले कि इस तरह की रिपोर्टिंग क्या सचमुच देशद्रोह है क्या? वियतनाम में जब युद्ध चल रहा था, तो आर्मी के तरफ से जो अच्छे खबर थे या बनावटी खबर थे, उनको छपवा रहे थे अखबारों में,
तो एक कर्मचारी उसने जो केबल्स आते थे जिसमें असलियत होती थी, उस सबको इकट्ठा करके उसने एक पुस्तक में छाप दी, जिसका नाम था पेंटागन पेपर्स। तो रिचर्ड निक्सन ने उसके ऊपर देशद्रोही का केस चलाई। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारे बाहर निकाल करके हमारे देश को सावधान किया है, इससे कोई हार जीत का सवाल नहीं था। इसलिए ऐसे अहम सवाल को छोड़कर कहीं भी जानकारी बाहर ला करके देश में लोगों को अवगत कराए, वो मूलभूत अधिकार है हर नागरिक के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अमेरिका का ये आप उदाहरण दे रहे हैं भरत वर्मा साहब। अब आप बताइए कि अब हम सवाल छोड़ना चाहते हैं कि लीक किसने किया, जो हुआ है उस पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? नहीं, लीक किसने किया मतलब? जो लीक किसने किया है इस पे तमाम तरह की एजेंसियां जांच कर रही हैं। पहले तो अब इसी में मार होगा कि जो सीबीआई कह रही है उस पर यकीन करें कि ना करें। आईबी सरकार के अंडर में है तो वो उसके हिसाब से है। तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि एक जज के हिसाब से ही उसको इंडिपेंडेंट जज से इंक्वायरी करा ली जाए। बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जब मैं लोगों से बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि सीबीआई इज कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब लोगों की ऐसी धारणा हो गई है। ये परसेप्शन अपने आप में, इससे सीबीआई को इस छवि से निकलना बहुत जरूरी है। बट जब तक वो निकलेगी तब तक कोई मानेगा नहीं कि ये इंडिपेंडेंट जांच हुई है। सो व्हाट ही इज सेइंग इज करेक्ट कि यू पुट अ retired Supreme Court judge on it or a High Court judge and let them independently investigate the leak, वो कहां से हुई है। और उसमें मेरा ये भी मानना है कि जो बड़ी तस्वीर है वो बड़ी तस्वीर बहुत सिंपल है कि ये कड़वा सच किसी भी वजह से सामने आया है देश के, और इसको लीक किया एक जर्नलिस्ट ने छापा है। ये देश के लिए, बिकॉज नाउ दिस सोसाइटी इज इन द ट्रांजिशन वेयर यंगर पीपल आर टेकिंग ओवर एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ एंड देयर इज अ टोटल सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया इज चेंजिंग ग्रेजुअली। तो इस ट्रांजिशन में इट्स अ वेरी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो टर्मोइल हो रहा है। इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो बिचौलियों हो, चाहे पावर ब्रोकर्स हो, चाहे सरकार में बैठे हों, उनकी कश्मकश, जो नए लोग आ रहे हैं जो चाहते हैं कि ये चेंजेस हो, दैट कंट्री बिकम्स प्रॉस्परस एंड सिक्योर, ये कश्मकश चलेगी 2015-16 तक टिल द यंगर जनरेशन टेक्स ओवर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पेनफुल, इट्स लाइक 9 months, इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल, बट वी नीड टू गो थ्रू दिस टर्मोइल वेरी क्लियरली इन ओपन डोमेन टू ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री। अदरवाइज जो लोग 1970 की मानसिकता में बैठे हैं, जो सोवियत यूनियन के कल्चर टाइप में बैठे हैं, सोशलिज्म में बैठे हैं, वो 2011 के चैलेंजेस फेस करने में नाकाम है। तो एज अ न्यू जनरेशन कम्स, वो दिख रहा है। ये अगर ये देशद्रोही का मामला अगर आगे गया तो हमारे लिए भी एक गाइडलाइन होगा जिसमें हम चीफ का इंटरव्यू करेंगे। तो वो जो सवाल है ना, आपको कैसा लग रहा है सेना प्रमुख बनने के बाद, है ना, हम ये नहीं सवाल पूछ पाएंगे कि सेना की हालत क्या है, स्थिति क्या है। पर हाँ, मैं कुछ कह सकता हूँ? आ रहा हूँ हुन साहब। हाँ, आपकी इजाजत हो तो कुछ कह सकता हूँ? हुन साहब आ रहा हूँ सर। सेना, ये शब्द जो सेना के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, मोरल, हाँ, बड़ा लूजली, रिस्पॉन्सिबली इस शब्द को हम यूज करते हैं। आज एंटनी साहब ने भी इस शब्द का यूज किया। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मैं जब आपके स्टूडियो में आ रहा था तो मुझे एक फोन कॉल आया बॉर्डर एरिया से, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरिया से। वहां के एक ओहदेदार ने कहा कि आज आप टेलीविजन पे जा रहे हैं? तो मतलब हाँ, मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि कृपया ये बताइएगा आप टेलीविजन पे कि मैंने जवानों से बात किया है, मैंने अफसरों से बात किया है, और वो कहते हैं कि उनका मोराल इतना हाई है, जो अगर मोराल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक मर्द पैदा हुआ है जो कि अपने वसूलों के लिए खड़ा हुआ है, और सेना के लिए लड़ रहा है, और सेना के लिए वो लड़ रहा है। तो इस बात का ध्यान ये सारे राजनीतिज्ञ भी, अगर तो मनोबल इनका नहीं गिरा है, मनोबल राजनीतिकों का गिर गया। आप मनोबल राजनीतिकों का गिरा कोई जी हुन साहब हमें जानना चाह रहे थे, आप अपनी बात भी कहिएगा, पर मेरा सवाल अब मैं रखना चाहता हूं कि क्या कोई सुलह सफाई का रास्ता है? क्या आज जो रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार का भरोसा तीनों सेना के अंगों के तीनों प्रमुखों को हासिल है?
मैं आपको ये बताना चाहता हूं सबसे पहले कि हमें समझना चाहिए कि ये क्या मसला है। एक तो करप्शन का है, वो तो बहुत ही खराब है। दूसरा है कि हमारे जो फौजी हैं, जहां आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके वेपनरी कम हो गई है और उससे हमारा मोराल गिर रहा है। मैं आपको 2 मिनट लूंगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये वेपनरी, कहते हैं कि चीफ साहब अब कह रहे हैं, इससे पहले चीफ साहब ने कहा है। देखिए, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले एक थ्रेट परसेप्शन होता है। वो थ्रेट परसेप्शन जब दिया जाता है तो पूरी कैबिनेट को, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को, वो सब इकट्ठे होके एक थ्रेट परसेप्शन बताते हैं कि हिंदुस्तान के लिए थ्रेट परसेप्शन क्या है इन द नेक्स्ट 20 इयर्स पर्सपेक्टिव। उसके बाद फिर देखते हैं कि इकोनॉमिकली हाउ मच यू कैन डू एट विच स्टेज। There may be a stage where पूरे वेपनरी नहीं आ सकती। साहब वही बतिया सारी रतिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर वो ठीक है कि कहाँ मीटिंग होती है, कहाँ चाय नाश्ता होता है, वो तो हो रहा है, लेकिन 8 साल से जो चिट्ठी में जो बात लिखी है कि आपके पास 3 दिन तक लड़ने के लिए असला नहीं है, सामान नहीं है, आप इस पर तो बात कीजिए ना। कौन कहाँ मिलता है, इसे हम क्या करेंगे जान के? यही मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है और जिसने ये लिखा है ये गलत है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी सियाचिन ग्लेशियर में था। चिट्ठी गलत है, चिट्ठी गलत, जो कंटेंट है वो गलत। हमने सारा वो किया था। ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 20 ईयर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए। ये थोड़ा है कि एक गवर्नमेंट 5 साल के बाद चली गई, जहां रक्षा मंत्री चला गया, जहां चीफ चला जाता है, तो हमारा पूरा स्ट्रेटेजी तो नहीं ना चेंज हो सकता। वो तो गौतम साहब ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अब कुछ अपने तरफ से कुछ सुझाव के संकेत, सुलह के संकेत भेज रही है? आज उन्होंने अगर कहा ही कि सरकार का भरोसा तीनों सेना प्रमुखों को, अंगों के प्रमुखों को हासिल है, कह देते हैं कि हम वीके सिंह पर अभी भी भरोसा करते हैं, वो कमाल के जनरल हैं, वो ईमानदार जनरल है, उनकी बातें सही हैं, लेकिन बीच में कोई और है जो हेरा फेरी कर रहा है। गौतम दा नहीं, ये तो सही बात। देखिए, आज रक्षा मंत्री खुद बोल दिया कि वो ही एंजॉयज माई कॉन्फिडेंस। मैं इसका जवाब देना इसका मतलब तो बाकी नहीं, वो तीनों को इकट्ठा करके कहा। तो वीके सिंह भी उसमें शामिल है। ऐसे नहीं, कोई अच्छी परंपरा नहीं है कोई देश के सेना प्रमुख को कोई सरकार बर्खास्त करे। ये तो एक दफे एनडीए के जमाने हुआ था, वो विष्णु भगवत को बर्खास्त किया गया था। उसके नतीजा तो अच्छा हुआ कि नहीं, सब सारे देश ही जनता है। इसमें शायद सरकार कोई नतीजा ढूंढ रहे है, कोई शायद उपाय ढूंढ रहे है कैसे वीके सिंह के साथ ऐसे ना हो कोई माहौल, जो परसेप्शन अभी जो डिस्कशन में भी आ रहा है, ये परसेप्शन ना हो, इसका एक पहल कर रहे हैं। आज रक्षा मंत्री ने कुछ वो जो खरीदने का बात है उसके ऊपर भी कुछ पहल बोला है। उन्होंने कहा कि हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन है। इस सारे बहुत सारे मुद्दे, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बात की है, कोई एक जनरल 2 जनरल बैठ के कोई चीज खरीदता नहीं है। 40% चीज देश में पैदा हो रहा है। तो ये सारी जो चीज है ये तो दूर, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा, वो सब हम भूल रहे हैं कि जब भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप आ जाता है तो जो रक्षा सौदा का जो मामला वो ठप हो जाता है। वो इसीलिए शायद देश में ये डर वाजिब है क्या? ये डर वाजिब है क्या कि इस डर से हम खरीदे ना कि कोई आरोप लगा देगा कि ये तो सचमुच हुआ है? अब तो खरीदा नहीं है कोई सरकार, तो ये तो समय कम है। 5 कंपनीज 155 बनाती हैं। रिश्वत मांगने इंडियंस जाते हैं, इंडियंस जिसमें हम लोग सब शामिल हैं, मैं भी इंडियन हूँ। इंडियंस जाते हैं, ब्लैक लिस्ट ऑफ वेंडर्स को करते हैं जो 5 कंपनीज बनाती हैं। 4 को 155 को आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आप बिजनेस किसके साथ करेंगे? आपका डीआरडीओ बना नहीं सकता 65 साल में, तो आप ये बंदूक फौज को लाके देंगे कहां से? तो वाई आर यू हैंगिंग द फॉरेन वेंडर्स? यू शुड बी हैंगिंग द इंडियंस हु आर गोइंग टू डू दैट। जो दलाली कर रहे हैं, दलाल को पकड़ो, सामान को और कंपनियों की खरीदार। सिस्टम ऐसा बना। हम ये जानना चाहते हैं आप लोग संक्षिप्त में, क्या ये सच कभी सामने आ पाएगा जो अभी पूरा विवाद है, या हम ऐसे ही बहस करते हैं? नहीं, अब तो जमाना बदल गया है, सच सब बाहर आएगा ना सामने। बिल्कुल आएगा तो फिर एक बार और प्राइम टाइम कर लेंगे इस पर आपके ही साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नमस्कार।